हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स अकेड। तो हम लोग मैथमेटिकल टूल्स पढ़ रहे थे जिसमें हमारा वेक्टर अलजेब्रा चल रहा था। तो लास्ट क्लास में हमने वेक्टर के बारे में जाना। तो अब हम बढ़ते हैं एडिशन ऑफ वेक्टर्स की ओर। तो हेडिंग डालिए एडिशन ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, तो हम लोग जैसे स्केलर एडिशन करते हैं, जैसे 2 kg प्लस 2 kg, 2 + 2 4 आपने सुना होगा, 5 + 5 10 होता है, 7 + 5 12। तो ये स्केलर एडिशन होती थी। लेकिन वेक्टर एडिशन में क्या होता है कि 2 + 2 4 नहीं होगा, उसमें डायरेक्शन भी मैटर करेगी। जैसे अगर कोई फोर्सेस लग रही है, एक बॉडी है, जैसे ये आप सपोज करिए एक बॉडी है, इस पे इधर एक फोर्स लग रही है, मान लीजिए, ठीक है, F1, और इधर एक फोर्स लग रही है F1। तो ये स्केलर की तरह ऐड नहीं होगा, इसका एडिशन वेक्टर की तरह होगा। इसका रिजल्टेंट कहीं जाएगा बीच में। आप समझ रहे हैं? मतलब अगर हम किसी बॉक्स को एक फोर्स इधर दे रहे हैं और एक पर्सन ऊपर फोर्स दे रहा है, तो ये कहीं बीच में जाएगा। इसका जो रिजल्टेंट होगा एफ नेट, वो F1 + F2 नहीं होगा, उन दोनों की स्केलर एडिशन नहीं होगी। तब हमें करनी पड़ेगी वेक्टर एडिशन, जो हमें सीखनी है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा कि वेक्टर एडिशन में स्केलर एडिशन की तरह नहीं चलता कि 2 + 2 4 कर दीजिए, 2 + 3 5 कर दीजिए। यहाँ पे हमें निकालना पड़ता है पूरा, इसका एक फॉर्मूला आता है जो हमें याद भी करना पड़ेगा। तो चलते हैं हम एडिशन ऑफ वेक्टर्स की ओर। तो एडिशन ऑफ वेक्टर्स जो होता है बेटा, ये दो तरीके से होता है। इसमें हम दो रूल्स पढ़ेंगे। फर्स्ट होता है ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन। और सेकंड हमारा होता है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। तो ये दो लॉ हमें पढ़ने हैं। ठीक है, तो एडिशन ऑफ वेक्टर दो तरीके से होता है, एक होता है ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन और दूसरा होता है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। तो आप दोनों मतलब जितना है वैसे नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन से, उसको समझते हो क्या कहता है, तब तक आप इसको नोट कर लीजिए। तो चलते हैं हम ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन की ओर। तो इस लॉ में हम जानेंगे वेक्टर का एडिशन यूजिंग ट्रायंगल लॉ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। तो बेटा ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन कहता है कि अगर दो वेक्टर्स हैं, जैसे ये हो गया ए वेक्टर, या मैं इसको लिख देता हूं, इफ टू वेक्टर्स are joined by their head to others tail, then the resultant, रिजल्टेंट क्या होता है बेटा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। रिजल्टेंट यही होता है, दोनों की एडिशन। रिजल्टेंट को हम यही कहते हैं, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। रिजल्टेंट इज द थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल। जो ट्रायंगल बनेगी उसकी थर्ड साइड क्या होगी, रिजल्टेंट, बट इन ऑपोजिट ऑर्डर। चलिए लिख तो दिया है, पर हम समझते भी हैं। तो चलिए समझते हैं हम लोग। वो कह रहा है कि बेटा अगर कोई वेक्टर है, जैसे हो गया ए वेक्टर, क्या हो गया, ए वेक्टर, और दूसरा ये हो गया बी वेक्टर, ये क्या हो गया, बी वेक्टर। तो हमें ध्यान क्या रखना है, ये ए वेक्टर है नीचे वाला बेटा, और ये है बी वेक्टर। तो हमें ये ध्यान रखना है कि दोनों की एक का हेड दूसरे के टेल से जुड़ा हो, तभी हम इस लो को लगा पाएंगे। तो आपको ये जरूरी है कि आपको क्या पता हो कि इसकी टेल इसके हेड से जुड़ी हो। ठीक है, तो अब तीसरी साइड क्या होगी बेटा, ये वाली। तो ये होगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। लेकिन ऑर्डर कैसे दे, अब देखो, इसकी इसका हेड इसकी टेल से जुड़ा है, तो इसका हेड ऑपोजिट ऑर्डर हो जाएगा। अब यहाँ टेल नहीं होगी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, हेड। इसको हम बोलते हैं ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, यही होता है रिजल्टेंट। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। तो आप जानिए, जैसे दो वेक्टर है ए वेक्टर बी वेक्टर, तो दोनों की हेड और टेल जुड़े होनी चाहिए। तो इसकी हेड इसकी टेल जुड़ी है, और जिनका रिजल्टेंट होगा वो थर्ड साइड होगा, बट इन ऑपोजिट ऑर्डर। अब वैसा सीक्वेंस नहीं चलेगा, देखो, हेड टेल हेड, अब इसका हेड इसके हेड से जुड़ा होगा, इसकी टेल इसके टेल से। तो ये होगा रिजल्टेंट। एक और करके देखते हैं हम लोग। जैसे ये हो गया ए वेक्टर,
ये तो वही बन रहा है। और अब इसको इधर करेंगे, ये हो गया बी वेक्टर। अब रिजल्टेंट क्या होगा फिर से, और वही तीसरी साइड बनेगी बट इन ऑपोजिट ऑर्डर। क्या इन दोनों के ए और बी के हेड और टेल जुड़े हैं? बिल्कुल जुड़े हैं। तो ये तीसरी साइड होगी इसका वेक्टर एडिशन ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। एक और करते हैं, चलिए ये थोड़ा सेम सा हो गया इसलिए एक और करते हैं। ये है हमारा नीचे वाला बी वेक्टर और ये वाला ए वेक्टर। क्या दोनों के हेड और टेल जुड़े हैं? हाँ, इसका हेड इसकी टेल से जुड़ा है। तो तीसरी साइड क्या होगी? इनका रिजल्टेंट, लेकिन ऑपोजिट ऑर्डर। तो ऑपोजिट ऑर्डर ये होएगा हेड। ठीक है, हेड हेड से जुड़ा होगा, ऑपोजिट ऑर्डर ये है ना। देखो ऑर्डर चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो आई होप आपको ट्रायंगल लॉ क्लियर हुआ होगा। लेकिन एक चीज ध्यान रखना कि ट्रायंगल लॉ मैं फिर से बता रहा हूं आपको कि जो वेक्टर्स हम ऐड कर रहे हैं जैसे ए और बी, इन दोनों का हेड और टेल जुड़ा होना बहुत जरूरी है। ठीक है, देखो हेड और टेल जुड़ा है तो तीसरी साइड इन दोनों का एडिशन, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, बट इन ऑपोजिट ऑर्डर। ऑपोजिट ऑर्डर तो आप समझ ही गए हो, उसका हेड इसके हेड से जुड़ा होगा, उसकी टेल टेल से, मतलब ऑर्डर को चेंज कर दो। सेम यहीं पे हेड और टेल जुड़ा है तो रिजल्टेंट इसका ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, और यहाँ पे भी हेड और टेल जुड़ा है तो रिजल्टेंट थर्ड साइड होगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ऑपोजिट ऑर्डर मैंने कर दिया। लेकिन पता क्या होगा, कभी कभी ना हेड और टेल नहीं जुड़ेंगे, तब आप क्या करोगे? तब हम लास्ट क्लास में जो सीख रहे थे कि हम वेक्टर्स को पैरेलली कहीं भी रख सकते हैं, तो हम उसका हेड और टेल जोड़ेंगे, ज्वाइन करेंगे खुद से उस वेक्टर्स को प्लेस करके इधर उधर, तभी हम ट्रायंगल लॉ लगा पाएंगे। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। तो आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं, तब तक आप इसे नोट कर लीजिए। तो आई होप आपने बोर्ड से दिए हुए क्वेश्चंस आप खुद से ट्राई किए होंगे। तो चलिए मैं करता हूं। तो ट्रायंगल लॉ फिर से एक बार रिमाइंड कर दें आपको कि दो वेक्टर्स अगर उनके हेड और दूसरे की टेल जुड़ी है तो तीसरी साइड जो होगी वो रिजल्टेंट होगी, बट उसका ऑर्डर ऑपोजिट रहेगा। तो हेड और टेल जुड़ा होना चाहिए, और हम ये ट्रायंगल लॉ से ही निकालेंगे। तो देखो बेटा, क्या हेड और टेल जुड़ा है? हाँ, ए की टेल बी का हेड जुड़ा है, तो रिजल्टेंट क्या होगा? तीसरी साइड ये। लेकिन ऑर्डर क्या होगा? ऑपोजिट। तो मतलब इसका हेड इसके हेड से जुड़ा होगा, यही होता है ना ऑपोजिट ऑर्डर। तो ये बन गया ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। पहला हो गया आपका, इजी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये तीन थोड़े डिफरेंट है। अब देखिए, क्या इसका हेड इसकी टेल जुड़ी है? नहीं जुड़ी। अब दोनों की टेल जुड़ी है तो क्या करें हम? दोनों का मैंने आपको बताया था, हम वेक्टर्स को प्लेस कर सकते हैं। अब हमें एक का हेड दूसरे की टेल से जोड़ना है, तो मैं बी को प्लेस करता हूँ, आप ए को भी कर सकते हो। तो बी को क्या करूँ? मैं बी को पीछे कर सकता हूँ। मैंने लास्ट क्लास में पढ़ाया था आपको ना कि बी को पैरेलली कहीं भी रख सकते हो, तो मैं पैरेलली क्या उसको उसी लाइन पे पीछे कर सकता हूँ। तो मैंने बी को क्या करा? पीछे कर दिया। ये मैंने बी को कर दिया पीछे। ये भी तो बी वेक्टर है, सेम है बिल्कुल। समझ आ रहा है आपको? कि मैंने बी को कर दिया पीछे। अब ये वाला बी हटा देंगे, ऐसे हल्का सा हटा देता हूँ डॉटेड, आपको समझ आ जाए। तो मैंने बी को कर दिया पीछे पैरेलली प्लेस। अब देखो बी का हेड ए की टेल जुड़े है ना, तो अब हम कर सकते हैं। अब तीसरी साइड क्या बनेगी बेटा? ये बनेगी। बी को पीछे करते हुए एक चीज ध्यान रखनी है, क्या डायरेक्शन सेम है? हाँ सेम है। क्या लेंथ सेम है? हाँ सेम है। तो ये वेक्टर भी बी होगा। तो तीसरी साइड क्या होगी बेटा? इसका रिजल्टेंट। तो तीसरी साइड बना दी मैंने ये। ऑर्डर क्या रखना है? ऑपोजिट, मतलब इसकी टेल टेल से जुड़ेगी, इसका हेड हेड से। तो ये आ गया हमारा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। इजी है, समझ आ रहा है आपको? कुछ नहीं करना, बस हेड और टेल को जोड़ना है। ट्रायंगल लॉ में मैंने बस हेड और टेल जोड़ना है, तो बी को मैंने पीछे कर दिया और हेड और टेल जुड़ गए, तो तीसरी साइड रिजल्टेंट आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए, अब तो दोनों के हेड जुड़े हैं, अब क्या करें? या तो बेटा बी को आगे कर दो या ए को आगे कर दो, जो मर्जी कर दो, बात वही बढ़ेगी। तो किसको आगे करें? बी को आगे कर देते। चलो, तो बी को मैंने क्या कर दिया? आगे कर दिया। मैंने बताया था आपको हम बी को पैरेलली प्लेस कर सकते हैं, पर लेंथ सेम रहे, लेंथ सेम है। ये मैंने बी को कर दिया आगे, इसको कर देता हूं डॉटेड। तो बी को मैंने आगे कर दिया। अब क्या बी का टेल ए के हेड से जुड़ा है? हाँ जुड़ा है। तो ये ट्रायंगल लॉ हम लगा सकते हैं। तो ट्रायंगल लॉ लगाते हैं हम लोग। तो तीसरी साइड क्या बन रही है? ये। अब ऑर्डर ऑपोजिट रहेगा, तो हाँ, इसका हेड इसके हेड से जोड़ दो, तो ये आ जाएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। लास्ट क्लास में आपको मैंने सिखाया था ये कि हम वेक्टर को पैरेलली कैसे रख सकते हैं कहीं भी, और मैंने आपको बताया भी था कि ये हमारे ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ दोनों में काम आएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लियर होगा। बी को मैं आगे कैसे रख रहा हूँ आपको पता है ना, बस पैरेलल रखना है। वेक्टर क्या होता है? सेम रहता है वेक्टर, इसकी देखो डायरेक्शन भी सेम है, लेंथ भी सेम है, तो आगे रख सकता हूँ। ठीक है, तो हमारा थर्ड क्वेश्चन हो गया। फोर्थ पे चलते हैं। अब दोनों की क्या जुड़ी है? टेल। अब हेड जोड़ना है, आप चाहो तो ए को पीछे कर लो या बी को, तो चलो बी को कर लेते हैं। तो बी को मैंने कर दिया पीछे। ठीक है, अब ये वाला बी
डॉटेड कर दिया, मतलब हमने इसको पीछे कर दिया, ये क्या बन गया बी वेक्टर। अब देखो बी का हेड और ए की टेल जुड़े हैं, बिल्कुल जुड़े हैं, तो रिजल्टेंट क्या होगा तीसरी साइड, ठीक, ऑपोजिट ऑर्डर होगा, तो ये हो गया ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो आई होप आपको ट्रायंगल लो क्लियर हुआ होगा। ट्रायंगल लो में फिर से मैं आपको बता दूं, आपको ए वेक्टर और बी वेक्टर के हेड और टेल जोड़ना है, किसी का भी हेड हो सकता है, किसी का भी टेल, बस हेड और टेल जुड़ा होना चाहिए, जो तीसरी साइड होगी वो उसका रिजल्टेंट होगा, रिजल्टेंट माने ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ठीक है। आई होप आपको क्लियर होगा, और वो ऑपोजिट ऑर्डर में होगा, तो आप इसको नोट कर लीजिए, कुछ क्वेश्चंस और करते हैं इसके बाद, ठीक है। तो आई होप बोर्ड्स पे दिए हुए क्वेश्चंस आपने ट्राई किए होंगे और आपसे हुए भी होंगे इस बार तक, क्योंकि इतने एग्जांपल्स तो हम कर ही चुके हैं। तो चलिए मैं करता हूँ, थोड़ा जल्दी करते हैं इसको। तो देखिए हम ट्रायंगल लो यूज कर रहे हैं और ट्रायंगल लो में हेड और टेल जुड़ा होना चाहिए, तो ए का हेड बी की टेल जुड़ी है, बिल्कुल जुड़ी है, तो थर्ड साइड ये बनेगी ना ट्रायंगल की, तो यही होगा रिजल्टेंट, बट इन ऑपोजिट ऑर्डर, तो मैंने इसके हेड से हेड को जोड़ दिया, तो रिजल्टेंट आ गया ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, क्योंकि इसमें हेड टेल पहले से जुड़े थे। चलिए 6 पे चलते हैं। तो क्या हेड टेल जुड़ी है? नहीं, दोनों का हेड जुड़ा है, तो हमें कोई ना कोई वेक्टर तो डिस्प्लेस करना पड़ेगा, तो हम चाहे तो बी को भी डिस्प्लेस कर सकते हैं, चाहे ए को भी, तो चलो हम ए को करते हैं। तो ए को हम क्या करेंगे बेटा, ए को हम डिस्प्लेस कर देते हैं और आगे ले आते हैं, ताकि हेड और टेल जुड़ जाए। तो मैंने ए वेक्टर को आगे ले आया, ठीक है। अब ये वाला डॉटेड कर देते हैं हम, ठीक है। तो देखिए अब दोनों, अब ए वेक्टर की टेल और बी का हेड जुड़ा है, तो रिजल्टेंट क्या होगा उसकी थर्ड साइड, और थर्ड साइड बट इन ऑपोजिट ऑर्डर, तो हेड कहाँ लगाया हेड, यहाँ हेड के साथ हेड, तो ये आ गया ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ये भी क्लियर हो गया आपको, इजी है, बस हेड और टेल को जोड़ना है। अब यहाँ 7th पे देखते हैं, क्या दोनों का हेड और टेल जुड़े हैं? नहीं, दोनों की टेल जुड़ी है, तो क्या करें, ए को पीछे ले आए या बी को पीछे ले आए, तो बी को पीछे ले आते हैं, तो बी को मैं ले आया बैकवर्ड पीछे, ठीक है, क्योंकि बी को हम पर प्लेस कर सकते हैं बैक, ये मैंने इसको डॉटेड कर दिया, ठीक, डॉटेड कर दिया, मतलब बी को पीछे ले आया हूं, ये हो गया हमारा बी वेक्टर। अब क्या बी का हेड और ए की टेल जुड़े? हाँ जुड़े, रिजल्टेंट क्या होगा बेटा, थर्ड साइड, बट इन ऑपोजिट ऑर्डर, तो ऑपोजिट ऑर्डर ये होगा कि हेड हेड से जुड़े, तो ये आ गया ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ठीक है। तो आई होप अब आपको ट्रायंगल लो फुली क्लियर हो गया होगा। तो ट्रायंगल लो वैसे बस वेक्टर निकालने के ही काम आता है कि थर्ड वेक्टर कौन सा है, बट उसका रिजल्टेंट हम पैरेललोग्राम लॉ से ही निकालते हैं, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन रहेगा, तो इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं पैरेललोग्राम लॉ की तरफ, तो इसको नोट कर लीजिए। तो बढ़ते हैं हम लोग पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन की ओर, ठीक है। तो मैं इसको स्टेट कर देता हूं, ये क्या कहता है, इफ टू वेक्टर्स, ए वेक्टर हो गया एक एंड बी वेक्टर, आर जॉइंड बाय देयर टेल टू टेल, मतलब दोनों की टेल जुड़ी होनी चाहिए, देन द रिजल्टेंट, रिजल्टेंट क्या होता है आपको पता होगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, तो रिजल्टेंट क्या होता है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, तो रिजल्टेंट जो होगा इज रिप्रेजेंटेड by the diagonal of the parallelogram made by the vectors a and b, made by vectors a vector and b vector, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लीजिए, ये क्या कह रहा है ये हम समझते हैं सीधा। तो जैसे अगर दो वेक्टर्स है बेटा, एक हो गया ये ए वेक्टर, ठीक है, और दूसरा हो गया ये हमारा बी वेक्टर, ठीक है, दोनों की टेल्स जुड़ी होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, ये दोनों टेल टू टेल जुड़े होने चाहिए, ठीक है। तो टेल्स जुड़ी हुई है, तो ऑब्वियसली ये जो एंगल होगा वो क्या होगा, ये होगा बेटा थीटा। थीटा क्या होता था याद करो, थीटा होता था एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, और एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता था, दोनों की टेल जोड़नी पड़ती थी, याद है, और यहाँ टेल तो पहले से जुड़ी है, तो ऑब्वियसली ये थीटा होगा, ठीक है। थीटा क्या है, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ए एंड बी। तो हम क्या जान रहे थे, इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, तो हम पहले एक पैरेललोग्राम बनाएंगे, तो इसको पैरेललोग्राम कैसे बनाएंगे, ऊपर भी एक ए बना देंगे, ठीक है, और यहां भी एक बी बना देंगे, तो मैंने बना दिया।
एक पैरेललोग्राम बन गया। तो रिजल्टेंट जो होगा वो होगा डायगोनल। ये देखिए, ये मैंने क्या बना दिया, डायगोनल। ये होगा रिजल्टेंट। इसको आर भी लिख सकते हैं और हम ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर भी लिख सकते हैं। और इसकी भी टेल जुड़ी होगी, ध्यान रखना, टेल टू हेड ही रहेगा, जैसे ये है वैसे ही रहेगा। वैसे आप सिंपल वे में समझ सकते हो, जैसे कोई फोर्स है, अगर मैं एक बॉक्स को इधर फोर्स दे रहा हूँ और एक फोर्स इधर दे रहा हूँ, तो रिजल्टेंट उनके बीच में से तो जाएगा ना, वो बॉक्स कहीं बीच में से तो जाएगा। हम लोग इतना तो कॉमन जानते हैं कि हम किसी चीज को इधर फोर्स दे रहे हो इधर दे रहे तो वो जाएगा उसके बीच में से, तो बीच में कहीं होगा रिजल्टेंट, तो ऑब्वियसली रिजल्टेंट विल बी द डायगोनल। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ कि नहीं। मैं फिर से आपको पैरेललोग्राम लॉ स्टेट कर दूं। अगर दो वेक्टर्स जॉइंड है विद देयर टेल, दोनों की टेल जुड़ी है, ठीक है, तो टेल जुड़ी है तो ऑब्वियसली आपको ये भी पता है कि जो एंगल होगा ये थीटा होगा, यही होगा एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, ये हम आपको पढ़ाया था लास्ट लेक्चर में। तो आप एक पैरेललोग्राम बना दो और उसकी जो डायगोनल होगा वही होगा उसका रिजल्टेंट, ठीक है। तो अब रिजल्टेंट की वैल्यू क्या होती है वो हम जान लेते हैं, तब तक आप इसे नोट कर लीजिए, ठीक है। तो अब हम जानते हैं पैरेललोग्राम लॉ में जो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर हमें पता चला, ये तो हमें ऐसे वेक्टर पता चला, बट इसकी वैल्यू क्या होती है, मैग्नीट्यूड क्या होता है वो हम जानते हैं। तो रिजल्टेंट क्या होता है, आपको ये ए प्लस बी वेक्टर क्या है, आर, आर क्या है, रिजल्टेंट ए प्लस बी वेक्टर, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। और इसका हम मैग्नीट्यूड को कैसे रखते हैं, मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करते हैं मॉड लगा के, ठीक। अब आर क्या है, इन दोनों का मैग्नीट्यूड। तो आर मतलब ये कितनी लेंथ है, अगर ये सर्टेन लेंथ है, ये वैल्यू कितनी होगी, तो उसका फॉर्मूला आप लोग बेटा याद कर लेना। तो वो होता है आर रिजल्टेंट इज इक्वल टू रूट ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab कॉस थीटा, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है रिजल्टेंट का। तो आई होप आपको ये याद हो जाए, इजी है कि नहीं, इंपॉर्टेंट है ये, आपको याद करना है। तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है, रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। व्हाट इज थीटा, थीटा क्या है, फिर से आपको बता दो, हम जो लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे थीटा, हम लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे थीटा क्या था, एंगल बिटवीन वेक्टर्स ए एंड बी, वहां लिखा भी हुआ है एंगल बिटवीन वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। एंगल निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता था, याद करो, ट्रिक क्या थी, दोनों की जॉइन द टेल्स, तभी हम एंगल निकाल सकते हैं। लास्ट क्लास में आपको पढ़ाया था ना, अगर दो वेक्टर्स के बीच में एंगल निकालना है तो हमें क्या करना पड़ता है, दोनों की टेल्स जॉइन कर दो। तो वैसे मैं लिख दे रहा हूँ, वैसे थीटा क्या होता है, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, क्या दोनों की टेल जॉइन है, हाँ, ये होगा इसका थीटा, ठीक है। तो रिजल्टेंट की वैल्यू क्या आई, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो ये क्लियर है कि नहीं, ये याद करना है आपको रिजल्टेंट, इस पर भी हम क्वेश्चंस भी करेंगे। और दूसरी चीज ये जो पूछता है वो, पहले आप इसको रिजल्टेंट को लिख लो, फिर मैं आपको बताता हूँ, ये फॉर्मूला लिख लो। तो दूसरी चीज जो ये पूछ रहा है वो क्या होता है कि जो ये रिजल्टेंट है बेटा, ये रिजल्टेंट है, ये कितना एंगल बना रहा है ए से, ये जो ए वेक्टर है इससे कितना एंगल बना रहा है, देख रहे हो आप ए वेक्टर, तो ए वेक्टर से कितना एंगल ऊपर है, तो वो एंगल हम मान लेते हैं अल्फा। अब वो अल्फा निकालते हैं हम, कैसे निकालते हैं देखिए। अच्छा ये बताइए, ये ए है ये बी है, तो ये पैरेलल है तो ये भी क्या होगा, ये भी बी होगा, होगा ना, ये भी बी वेक्टर होगा। और मैं इसको अब एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाऊंगा ताकि हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज कर सकें। ये क्या हो गया 90 डिग्री, ठीक है। अब ये एंगल पूरा थीटा है तो ये भी क्या होगा, थीटा होगा ना। पैरेललोग्राम लॉ में आपने एंगल्स के बारे में जब पढ़ा होगा, तो ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा। तो बेटा ट्रिग्नोमेट्री यूज करेंगे, तो ये क्या है इसका हाइट और ये क्या है बेस, तो बेटा ये है परपेंडिकुलर, तो साइन थीटा क्या होता है, हाइट बाय बेस, हाइट बाय बेस नहीं, साइन थीटा होता है हाइट बाय हाइपोटेनस, और हाइपोटेनस है बी, तो हाइट क्या हो जाएगी, हाइपोटेनस इनटू साइन थीटा, ठीक है। तो ये जो हाइट है वो आ जाएगी बेटा बी साइन थीटा, ये जो हाइट है, ठीक है। सिमिलरली कॉस थीटा क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेनस, तो बेस क्या आ जाएगा बी कॉस थीटा, ये इतना पार्ट, ठीक है। क्लियर हो रहा है कि नहीं, ठीक है। ऐसे आप निकाल लोगे, वैसे आगे आप जानोगे क्या होता है। तो हम ट्राइंगल से निकाल लेंगे, ये वाली साइड है बी साइन थीटा और ये बी कॉस थीटा। तो एक चीज जानो, ये पूरा कितना होगा, ये हो जाएगा ए इतना है और बी कॉस थीटा, ये हो जाएगा ए प्लस बी कॉस थीटा, और ये कितना है बी साइन थीटा। तो बेटा ये अगर हम इस ट्रायंगल को देखें, ये वाली आप देख रहे हो, तो tan थीटा क्या होता है, यहाँ अल्फा है, ये एंगल क्या है अल्फा, तो tan अल्फा क्या आ जाएगा,
टेन अल्फा आ जाएगा हाइट बाय बेस, तो हाइट है बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। तो ये भी आप लर्न कर लेना, वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहता लेकिन कर लेना, वैसे आप निकाल ही लोगे। अगर मैथमेटिक्स आप यूज कर पाओ तो आप खुद से निकाल सकते हो। आप क्या करो, राइट एंगल ट्रायंगल बना लो, ये बेटा बी है तो ये थीटा है, तो ये भी थीटा था, ये बी साइन थीटा, ये बी कॉस थीटा हो जाएगा। आप निकाल सकते हो ट्रायंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूज करके, ठीक है। तो ये पूरी साइड ए प्लस बी कॉस थीटा, ये बी साइन थीटा, तो राइट एंगल ट्रायंगल तो tan थीटा क्या होता है, यहाँ थीटा नहीं है, ये अल्फा है, tan अल्फा हो जाएगा हाइट बाय बेस। हाइट कितनी है, बी साइन थीटा, बेस है ए प्लस बी कॉस थीटा। तो हमने दो फॉर्मूले जाने, क्या जाने, एक रिजल्टेंट का वो होता है रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, और दूसरा ए वेक्टर से रिजल्टेंट कितना एंगल बना रहा है, तो ये अल्फा एंगल क्या होगा, tan अल्फा इज इक्वल टू बी sin थीटा अपॉन ए प्लस बी cos थीटा। तो आई होप ये दोनों फॉर्मूलेज आप याद कर लो, वैसे इसकी ज्यादा नेसेसरी नहीं है, ये ज्यादा जरूरी है, ठीक है। ये वाला तो बिल्कुल याद करना आप, तो रिजल्टेंट आप याद कर लेना, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, और थीटा क्या है, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, और एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स निकालने के लिए हम क्या करते थे, दोनों के टेल जॉइन। तो इसको आप नोट कर लीजिए, फिर हम आगे कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। तो बोर्ड्स पे क्वेश्चन दिया हुआ है, आई होप आपने इसको ट्राई किया होगा और हुआ भी होगा आपसे। तो क्वेश्चन क्या है, हमें रिजल्टेंट निकालना है, अल्फा निकालना है। तो रिजल्टेंट किसका निकालना है, ए वेक्टर और बी वेक्टर। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या गिवन है, मैग्नीट्यूड को हम मोड से बताते हैं, ठीक है बेटा, वो गिवन है 4, और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 3, और ये थीटा एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स 60 डिग्री, दोनों के टेल्स जॉइन है, ठीक है। तो चलो इसका आंसर हम करते हैं, इसका सॉल्यूशन हम करते हैं। तो बताओ रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या था, सीधा ही करेंगे हम। रिजल्टेंट का फॉर्मूला था रूट में ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab cos थीटा, ठीक है, यही फॉर्मूला था रिजल्टेंट का। चलो वैल्यू पुट करते हैं हम, तो रिजल्टेंट आएगा रूट में ए स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा, 4 का स्क्वायर बताइए 16, या डायरेक्ट ही कर देना कोई दिक्कत नहीं, बी स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2, ए कितना है 4 और बी कितना है 3, और cos 60 लिख देते चलो। तो रिजल्टेंट हो गया 16 प्लस 9 25 प्लस 2 4 जा 8 3 जा 24 और cos 60 हाफ होता है ना, तो ये 2 से 12 हो गया, ठीक। तो ये हो गया रूट में 25 प्लस 12, तो आंसर कितना आ गया रिजल्टेंट, रूट 37, कितना आ गया, रूट 37 आ गया, ठीक है, इजी है रिजल्टेंट। और रूट 36 6 होता है, तो रूट 37 कुछ अप्रॉक्स होगा बेटा 6.1 के अराउंड होगा। चलो ये भी हम वैसे बता देते हैं, वैसे कोई मतलब नहीं, रूट 37 भी ठीक है, क्योंकि 6 का स्क्वायर 36, तो 37 6.1 के अराउंड ही होगा। तो रिजल्टेंट कैसे निकालना है, रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, और cos 60 क्या होता है, हाफ, बस वैल्यूज पुट करनी है और हमारा आंसर आ गया। चलो अगला करते हैं, tan अल्फा कैसे निकालते थे बेटा, tan अल्फा निकालते थे हम b sin थीटा अपॉन a प्लस बी cos थीटा। चलो b की वैल्यू कितनी है बताओ, b है 4, नहीं 3 है b, तो b हो गया हमारा 3, और sin 60 अपॉन a कितना है 4 प्लस b कितना है 3, और साथ में cos 60। सॉल्व करते चलते हैं, 3 इंटू sin 60 होता है रूट 3/2 अपॉन 4 प्लस 3 cos 60 3/2। अब 4, अब आप इसको बस सॉल्व करना है, 4 प्लस 3/2 कितना होता है बेटा, ऊपर हो जाएगा 3 रूट 3/2, नीचे हो जाएगा 4 प्लस 3/2 हो जाएगा, आप एलसीएम लोगे 2, तो ये हो जाएगा 11/2, तो 2 से 2 कट गया, आंसर आ गया 3 रूट 3/11, 3 रूट 3/11। ये 3 रूट 3/11 क्या आया बेटा, इसको समझना आप अच्छे से, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको बोलते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। अभी आपको बता, tan अल्फा क्या आया, 3 रूट 3/11, यही आया ना। तो अल्फा निकालना था ना हमें क्या निकालना था, अल्फा। तो अल्फा बेटा हो जाएगा, इसको आप सीख लो आज ही, जब ये अल्फा रहेगा तो ये इधर चला जाएगा tan इनवर्स, इसको बोलते हैं tan इनवर्स, और अंदर क्या वैल्यू रहेगी, वही सेम 3 रूट 3/11।
क्योंकि हमें पता नहीं कि कितने एंगल पे होगा, 3√3/11 तो हमें एंगल पता ही नहीं चल सकता। तो ये चीज आप याद रखना, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में काम आती है कि अगर tan अल्फा है दिस 3√3/11, हमसे पूछा गया था बेटा, हमसे पूछा गया था सिर्फ अल्फा, एंगल tan अल्फा नहीं पूछा, तो अल्फा क्या हो जाएगा, ये tan उधर जाएगा, तो tan इनवर्स 3√3/11। जैसे आप समझिए, एक और चीज बता देता हूँ मैं आपको यहीं पे, जैसे समझिए यहाँ पे कर देते हैं साइन थीटा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री वैसे हम पढ़ेंगे नहीं, लेकिन जान लो, जैसे साइन अल्फा होता 1/3, ठीक, तो अल्फा क्या हो जाता, साइन इनवर्स 1/3, ऐसे होता है। ये आपको बस इतना सा इतना पता होना चाहिए, ठीक है। अल्फा क्या हो जाता है, साइन इनवर्स 1/3। बस जैसे साइन कॉस अल्फा 1/2 होता, तब तो पता है हमें कॉस अल्फा 1/2 कब होता है, कितने पे होता है कॉस थीटा 1/2, 60 डिग्री पे, तो अल्फा 60 डिग्री। लेकिन जब ऐसी वैल्यू आ जाए जिसका हमें पता ही नहीं कि tan थीटा 3√3/11 कब होता है, हमें नहीं पता, तो हम लिखते हैं अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स 3√3/11। जब हमें वैल्यूज नहीं पता, क्योंकि हमने सिर्फ 30, 45, 60 ही याद किया, तो वैल्यूज नहीं पता होता तो हम उसको ऐसे लिखते हैं, इसको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं। हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन इतना तो पता होना चाहिए आपको भी लिखते कैसे, जैसे कहीं आप ऑप्शंस में देख लो tan इनवर्स sin इनवर्स, तो पता होना चाहिए ये क्या कह रहा है, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, आप tan अल्फा निकाल लोगे कि नहीं। तो और रिजल्टेंट का तो सिंपल सा है, √a² + b² + 2ab cos थीटा, बस फॉर्मूला पुट करो और आपका आंसर आ जाएगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। तो tan अल्फा वाला ज्यादा आता नहीं, तो हम रिजल्टेंट निकालना सीखते हैं, अगले क्वेश्चन में सिर्फ रिजल्टेंट रहेंगे, तो इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो आई होप आपने दोनों क्वेश्चन ट्राई किए होंगे और आपसे हुए भी होंगे, इसमें सिर्फ हम रिजल्टेंट निकालेंगे, ठीक है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन में ट्राई करता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन हम लिखते हैं आंसर, ठीक है। तो बताओ बेटा, रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है, रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता है रूट में a² + b² + 2ab cos थीटा, ठीक है। यही फॉर्मूला होता है रिजल्टेंट का, जो आपको याद करना है। तो बेटा ए तो ए की वैल्यू पता है 6, बी की भी 6, थीटा क्या होता है, तो आपको पता है थीटा क्या होता है, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। तो थीटा कितना है, इन दोनों वेक्टर्स के बीच में कितना एंगल है, 120 डिग्री। और जब भी हम, याद रखना, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स निकालते हैं, तो मैंने क्या पढ़ाया था, दोनों की टेल ज्वाइन होनी चाहिए, तो दोनों की टेल ज्वाइन है, हाँ ज्वाइन है, तो थीटा क्या आ गया 120। तो वैल्यूज पुट करें, चलो। तो a² व्हाट इज 6 का स्क्वायर, सीधा कर सकते हैं आप, 6 स्क्वायर लिखने से तो अच्छा है। a है 6, 6 का स्क्वायर 36, प्लस b 6 का स्क्वायर अगेन 36, प्लस 2 a भी 6 b भी 6, और cos कितना है 120 डिग्री। अब याद करो cos 120 कैसे निकालते हैं, खुद से निकालो मन में। तो 36 प्लस 36 प्लस 2 इंटू 66, 36, 2 इंटू 36 cos 120। देखो फिर से आपको याद दिलाता हूँ, 120 कौन से क्वाड्रेंट में है, सेकंड, तो सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है बताओ, माइनस, तो पहले लगा दिए माइनस। अब 120 180 से कितना कम है, मैंने कहा था 180 और 360 यूज करेंगे हम, ठीक है। 180 से कितना कम है 60, और cos 60 क्या होगा फिर, हाफ, तो ये आ गया -हाफ। ऐसे निकालना सिखाया था ना आपको, मैं फिर से बता दे रहा हूँ। 120 सेकंड क्वाड्रेंट, तो सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव, तो नेगेटिव लगाया, ठीक है। और 180 से कितना कम है, 180 120 60, तो cos 60 हाफ, तो -हाफ इज द आंसर। ऐसे सिखाया था आपको मैंने। तो -हाफ है, तो ये 2 से 2 कट गया, तो ये क्या बन गया बेटा, रूट में 36 प्लस 36 और ये -36, 36 36 -36 कट जाएगा, तो ये बचेगा √36। और बताओ √36 क्या होता है बेटा, √36 होता है 6, तो इसका रिजल्टेंट 6 ही रहता है। ध्यान से देखिए, ए और बी भी 6 थे, रिजल्टेंट भी 6 आया, तो ये सही है बिल्कुल। तो आपको समझ आ रहा है क्वेश्चन की नहीं, बिल्कुल इजी है, बस आपको r = √a² + b² + 2ab cos थीटा वैल्यू पुट करनी है, बस इसमें वैल्यू पुट करनी है। थीटा क्या होना चाहिए, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। चलिए अगले क्वेश्चन में करते हैं, इसमें थोड़ा चेंज है, आई होप आप लोगों से ये हुआ होगा। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को करते हैं हम, थोड़ा इसमें सेपरेशन करते हैं, ये तो मिक्स ना हो जाए। चलिए ठीक है, अब इसका आंसर 2। बताओ रिजल्टेंट का फॉर्मूला अगेन वही है, रूट में a² + b² + 2ab cos थीटा। तो चलो बताओ, a क्या है 4, a का मान 4 है, b का 3, थीटा एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, तो थीटा क्या है बेटा, थीटा तो निकालना पड़ेगा हमें। थीटा क्या दोनों के बीच का एंगल 150 है, नहीं, दोनों के बीच का एंगल 150 नहीं है, क्योंकि दोनों की टेल नहीं जुड़ी है। तो टेल जोड़ते कैसे हम, आपको याद है कि नहीं,
इसको बी को आगे ले आओ, तो मैंने बी को ले आया आगे, ये वाला बी हो गया डॉटेड, मतलब इसको हटा के बी को आगे ले आया। क्या दोनों की टेल जुड़ गई? हाँ अब जुड़ गई। तो बताओ बी को आगे ले आए ना, ये एंगल कितना होगा फिर, ये 180 है, ये 150, तो ये हो गया 30 डिग्री। तो थीटा कितना आ गया बेटा? 30 डिग्री। समझे कि नहीं? थीटा आएगा 30 डिग्री। फिर से मैं बताऊं थीटा क्या होता है, ये थीटा, व्हाट इज दिस थीटा? एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स मैंने आपको पढ़ाया था लास्ट क्लास में, तभी निकाल सकते हो दोनों की टेल ज्वाइंट हो। और दोनों के टेल ज्वाइंट होने के लिए क्या होगा, बी को मैं आगे कर देता हूं, तो आगे करूंगा तो ये 150 है, ये पूरी स्ट्रेट लाइन एंगल 180 होता है, तो ये कितना बच गया 30, तो थीटा आ गया 30। तो बस वैल्यू पुट करते हैं और आंसर भी आ जाएगा हमारा। तो रूट ए का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 4 इंटू 3 और एक स्टेप स्किप कर दो, चलो लिख देता हूँ cos 30 डिग्री। बताओ cos 30 कितना होता है? तो ये हो जाएगा रूट 16 प्लस 10 25 प्लस 2 4 सा 8 8 3 सा 24 एंड cos 30 इज रूट 3/2। 2 से कट गया 12 रूट 3। तो आंसर हमारा क्या आ रहा है बेटा रिजल्टेंट का? मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ रूट में 25 प्लस 12 रूट 3, ये है आंसर रिजल्टेंट। ठीक है, आंसर क्या है? तो रूट में 25 प्लस 12 रूट 3, आगे सिंप्लीफाई हो नहीं सकता, तो यही आंसर इसका आएगा। तो आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चंस क्लियर होंगे। आगे और भी क्वेश्चंस करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, बट आज इतना ही रखते हैं। मैं फिर से आपको एक बता देता हूँ ये। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये था रिजल्टेंट निकालना, तो फॉर्मूला आपको याद होगा थीटा, बस का ध्यान रखना, थीटा होता है एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, वो तभी निकलते हैं जब दोनों की टेल ज्वाइन। तो ज्वाइन है तो यहाँ पे 120 है थीटा, थीटा अलग से निकालो करो, जैसे मैंने यहाँ थीटा निकाला ना 120, वहां थीटा 30, तो पहले थीटा भी निकाल लिया करो। तो थीटा क्या होता है? एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, और दोनों के टेल ज्वाइन है तो थीटा 120। वैल्यू पुट करी, cos 120 आपको सिखाया, सेकंड क्वाड्रेंट माइनस और 180 से यूज करके आप सॉल्व कर दोगे, तो इसका आंसर 600। नेक्स्ट वाले में दोनों ए बी वैल्यू गिवन है, थीटा एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स हमें निकालना है, तो उसके लिए टेल ज्वाइन करनी है। तो बी को मैंने आगे कर दिया, आगे करा तो टेल ज्वाइन करी, तो ये तो 150 था जो हमें दिया था, वो थीटा नहीं था, सिर्फ थीटा ये है, दोनों के टेल से ज्वाइन, तो ये 150, तो ये बचा 30। क्यों? पूरा एंगल 180 होता है ना, तो हमें थीटा मिल गया 30, बस वैल्यूज पुट करी और वो हमारा आंसर आ गया। और ये ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा आज। तो आगे हम इसके और क्वेश्चंस करेंगे और सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर और मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर भी पढ़ेंगे। ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर भी जानना है हमें, आज के लिए इतना ही करते हैं। तो आई होप आपको सारा क्लियर हुआ होगा। तो तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।